क्या है कि महिला और पुरुष दो गाड़ी के पहिए हैं। सशक्त दोनों को अपने अपने क्षेत्र में होना ही पड़ेगा जी, होना भी चाहिए। नारी सशक्त नहीं है ऐसा नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो हमारा सामाजिक ढांचा है ना, उस ढांचे में जो टैबूज पैदा कर दिए गए, जो मान्यताएं पैदा कर दी गई, वो महिला को कमज़ोर बना देती हैं। अब जैसे पिता के घर में बेटी पैदा हुई, बेटा पैदा हुआ, उस पैदा होने से अंतर शुरू हो जाता है। गर्भवती महिला को देख के मैं ग्रामीण एरिया से बिलोंग करती हूँ, मैं वही बता रही हूँ आपको कि उस वक्त के अरे भगवान, इस बार तो कोई अच्छी सी चीज़ दे देना। अच्छी सी चीज़ से मतलब उनका क्या कि नर बच्चा दे दे उनको। महिला कोई पैदा ही नहीं करना चाहता। तो ये क्यों है? क्योंकि हमारा सामाजिक ढांचा ऐसा हो गया। लड़की पैदा होगी, उसको पढ़ाने लिखाने का पहले तो करते ही नहीं कुछ भी। पैदा होते बस ये था पराए घर जाएगी, तो पराए घर की चीज़ समझ के उसको उस घर में कोई उसके लिए ऐसा स्थान नहीं होता था जिससे कि उसको एक अधिकार मिल सके। भाई तेरी कौन सा हमें कमाई खानी है, तेरे ऊपर क्यों खर्चा करेंगे, चली जाएगी जिनके घर जाएगी, हमारा क्या करेगी, हमें तो इन्हीं के सहारे जीवन काटना है। तो एक तो लड़की को हमने शुरू से जो पराया समझा ना, वो परायापन हमारी सबसे बड़ी बुराई की जड़ है। देखो मैं फिर बताती हूँ आपको, मेरा एक ही है कि हम कितने भी आयोग बना दें, कितने भी कानून बना दें, कितना भी उनके लिए महिला थाने खोल दें, कचहरियों में उनके लिए अलग से फैमिली कोर्ट बना दें, कुछ बना दें, उन सब के पीछे काम हमारी मानसिकता करती है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राष्ट्र न्यूज़ और मैं हूं रमेश गर्ग। राष्ट्र न्यूज़ के स्पेशल सेगमेंट मेवाड़ की बात में आज हम जिस शख्सियत से जुड़ेंगे वे अपने आप में अहम है। सामाजिक सरोकार की बात करें तो इससे उनकी पहचान किसी से छुपी नहीं है, और यदि हम धर्म कर्म के प्रति भी बात करें तो वे समाज के साथ हमेशा ही कदम ताल करते हुए देखे जाती हैं। 8 मार्च का ये विशेष अवसर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। सवाल बड़ा ये भी है कि एक दिन इसको क्यों मनाया जाता है, लेकिन अवसर है तो इस विशेष अवसर के रूप में तो इसे मनाया ही जाना चाहिए। अधिकार महिलाओं के क्या होने चाहिए, कानून में कितना कुछ बदलाव होना चाहिए, और खुद को कितना सशक्त महसूस करते हैं, खुद में बदलाव करके समाज के प्रति क्या नया सोच रखती है, ये सभी बातें जानेंगे। मेरे साथ अभी जो ये चेयर आप देख रहे हैं ये लगभग खाली है, लेकिन कुछ सेकंड में ये चेयर पर जो हमारे साथ शख्सियत जुड़ेंगे वो अपने आप में बहुत अहम हो जाता है। और मेवाड़ का जैसे ही जिक्र होता है तो मेवाड़ की बात ही की जाती है। बिना देरी किए जुड़ते हैं। नाम है दीक्षा भार्गव। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका, पधारिए। जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आप हैं दीक्षा भार्गव, और दीक्षा भार्गव मैम से आप हम सभी उसी रूप में परिचित हैं जैसा कि वे समाज के प्रति एक नई आइडियोलॉजी के साथ काम करते रही हैं। सबसे पहले तो यही बताइए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का अवसर है और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर एक नारी के लिए बहुत बड़ा सम्मान का दिन होता है। असल में ये किस मायने में आप मनाती हैं? एक्चुअली रमेश जी, हम कोई भी साल में एक दिन जो मनाते हैं ना, वो दिन सिर्फ जन जागरण का काम करता है जी। उसको मनाने से ये नहीं कि नारी सशक्त उसको मनाने से होगी, पर नारी सशक्त होने के प्रति एक जन जागरण का काम उस दिन होता है जी। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जन जागरण होना चाहिए। नारी सशक्त हो, कैसे हो, किसके द्वारा हो और कब हो, ये एक सतत प्रक्रिया है। इसमें कोई तय नहीं किया जा सकता कि आप किसी को सशक्त कर सकते हैं, मैं कर सकती हूँ या कोई और कर सकता है। ये हमें धीरे धीरे जन जागरण के प्रति करना होता है, जो हम एक महिला दिवस के रूप में 8 मार्च हमने तय कर दिया। हर एक जागरण के लिए हमें जो है एक दिन होता है, जो हमने 8 मार्च इसको कर दिया। तो मैं इसे देखती हूँ कि ये एक महिलाओं के प्रति जागरण का, महिलाओं में सेल्फ जागृति आए, समाज में उनके प्रति जागृति आए और उनको उनके अधिकारों से, उनके कर्तव्यों से रूबरू कराया जाए। इसलिए ये 8 मार्च का दिन महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी अहमियत इसी नाते मैं तो समझती हूँ।
तो देखिए दोस्तों, ये एक जन जागरण का दिन है, लेकिन किसी भी उत्सव को मनाने के लिए ये एक विशेष जुड़ाव जो देखा जाता है वो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में देखा जाता है। लेकिन बड़ी बात ये है कि हमारे देश में नारी शक्ति के लिए जो अधिकार बने हैं, नारी शक्ति के लिए जो सुरक्षा चक्र बना है वो कितना मजबूत है। हमेशा नारी को हम अबला तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन सशक्त समाज में जो नारी की भूमिका होनी चाहिए, कितना आप उसको सशक्त मानते हैं? देखो क्या है कि महिला और पुरुष दो गाड़ी के पहिए हैं। सशक्त दोनों को अपने अपने क्षेत्र में होना ही पड़ेगा जी, होना भी चाहिए। नारी सशक्त नहीं है ऐसा नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो हमारा सामाजिक ढांचा है ना, उस ढांचे में जो टैबूज पैदा कर दिए गए, जो मान्यताएं पैदा कर दी गई, वो महिला को कमज़ोर बना देती हैं। अब जैसे पिता के घर में बेटी पैदा हुई, बेटा पैदा हुआ, उस पैदा होने से ही अंतर शुरू हो जाता है। गर्भवती महिला को देख के मैं ग्रामीण एरिया से बिलोंग करती हूँ, मैं वही बता रही हूँ आपको कि उस वक्त के अरे भगवान, इस बार तो कोई अच्छी सी चीज़ दे देना। अच्छी सी चीज़ से मतलब उनका क्या कि नर बच्चा दे दे उनको। महिला कोई पैदा ही नहीं करना चाहता। तो ये क्यों है? क्योंकि हमारा सामाजिक ढांचा ऐसा हो गया। लड़की पैदा होगी, उसको पढ़ाने लिखाने का पहले तो करते ही नहीं थे कुछ भी। पैदा होते बस ये था पराए घर जाएगी, तो पराए घर की चीज़ समझ के उसके उस घर में कोई उसके लिए ऐसा स्थान नहीं होता था जिससे कि उसको एक अधिकार मिल सके। भाई तेरी कौन सा हमें कमाई खानी है, तेरे ऊपर क्यों खर्चा करेंगे, चली जाएगी जिनके घर जाएगी, हमारा क्या करेगी, हमें तो इन्हीं के सहारे जीवन काटना है। तो एक तो लड़की को हमने शुरू से जो पराया समझाना, वो परायापन हमारी सबसे बड़ी बुराई की जड़ है जी। और वो ससुराल पक्ष से नहीं शुरू हुआ, वो हमारे पिता पक्ष से शुरू हुआ है। एक हमारी जिंदगी का एक ये है कि भाई एक पुरुष और एक स्त्री इकट्ठे रहते हैं, संसार की रचना होती है जी। और एक तरीका है कि भाई लड़की जाकर के पति के घर में रहेगी। ये भी हमारी सामाजिक व्यवस्था ही तो है जी। ऐसा भी तो हो सकता था कि लड़के जाके ससुराल में रहते। उल्टा भी होने लगा है, उल्टा होने लगा है अब, पर उसको आज भी थोड़ा हे दृष्टि से देखते हैं कि घर जमाई की कोई इज्जत होती है। अब जब घर जमाई की इज्जत नहीं है तो बहू की इज्जत कितनी होती है ये किसको नहीं मालूम है। जमाई को सिर बिठाकर रखने का भी तो हमारे समाज ने काम किया है, और बहू को वैसे तो घर की लक्ष्मी मान के लाते हैं उसे, लेकिन उस लक्ष्मी के साथ फिर व्यवहार क्या शुरू हो जाता है, चाहे वो पति करता है या ससुराल पक्ष के कोई भी लोग करते हैं, उसे 24 घंटे वहीं घर में रहना। फिर कहते हैं कि महिलाएं जो है ना आपस में एक दूसरे की दुश्मन है, क्योंकि दूसरे के घर आके उसी को रहना पड़ता है। दूसरे के घर में अपने आप को जगह तलाशनी उसको पड़ती है। पुरुषों को जिस दिन ये जगह तलाशनी पड़ जाएगी ना, उस दिन होश ठिकाने आ जाएंगे कि महिलाएं ही खराब हैं या ये सामाजिक व्यवस्थाएं हमारी, जिसकी वजह से महिला को अधिकार विहीन होकर के भी अपना एक समझना पड़ता है कि सब मेरे अपने हैं। तो इस चीज़ से हमारे समाज को ही बाहर आना पड़ेगा। कितने भी कानून बना लो आप, कितने भी नियम बना लो, कितनी कठोरता कर लो, पर पुरुष और स्त्री एक मानसिकता है कि अगर आप कानून बना देंगे, कानून बनाने वाले कौन हैं? मैक्सिमम पुरुष हैं। देखिए आप पार्लियामेंट में चले जाइए, आप विधानसभा में चले जाइए, आप म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में चलिए, कितना % महिलाएं होती हैं वहाँ पर? पुरुष हैं। तो जब पुरुष कानून बना रहा है तो उसके जहन में कानून बनाते वक्त घर की स्त्री भी होती है कि जो कानून यहाँ बनाएगा वो उसे अपने घर में जाके अपनी पत्नी को, अपनी माँ को, अपनी बहन को, उन सबको देने होंगे। जी जी। तो वो उनका रास्ता रखते हुए थोड़ा सा फिर कहेगा नहीं नहीं समाज में इतना नहीं, इतना ही होना चाहिए। ये करते हैं कि नहीं? अपन करते हैं। अब जब अधिकारों की बात आ रही है, इतना फ्रीडम हम अभी आज की जनरेशन में देख रहे हैं, लेकिन उसके बाद में भी समाज में कई ऐसी बुराइयां हैं जो बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है। और उसमें जैसा कि आपने कहा कि ये जन जागरण का दिन है, तो क्या एक बार फिर हमको सबको वापस मंथन करने की ज़रूरत है कि कहाँ हम गलत हैं,
कहाँ हमें उन चीज़ों को जो माइनर एरर हैं उनको हमको अभी भी दूर करना ज़रूरी है। बिल्कुल, हम इसको गलत नहीं बल्कि ये हमारी परंपराओं में उलझे रहने का एक जो हो गया है ना, ठीक है, परंपरा बुरी बात नहीं है, उससे एक सामाजिक डिसिप्लिन भी रहता है जी। लेकिन आप एक कानून बना करके कानून का उल्लंघन करने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन सामाजिक व्यवस्था का उल्लंघन इतना आसान नहीं है करना। जी। आप कानून तो बहुत लोग के सिगरेट नहीं पीनी, पिएगा, छुप के पिएगा, लेकिन अगर समाज बाहर होने का जिस दिन उसको भय हो जाता है ना, उस दिन वो नहीं करता। जी। अब जैसे था कि पिता के घर से एक बार बेटी विदा हो गई तो भाई जाए खड़ी और आए पड़ी। जहां ऐसी तालीम देके लड़कियों को भेजा, फिर अगर लड़की दुखी भी है तो माता पिता घर नहीं जाएंगे, बेटी के घर का खाएंगे नहीं, बेटी के घर जाएंगे नहीं, और जाएंगे तो उसके घर में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। सब चीज़ें ठीक है, मैं मानती हूँ, लेकिन क्या बेटी की तकलीफ को माँ बाप अपनी तकलीफ नहीं समझें? आज तो माँ बाप कर रहे हैं ये काम, और तभी तलाक वगैरह बढ़ भी रहे हैं कुछ ज़्यादा। तलाक बढ़ने के पीछे आज भी आप देखो क्या कहा जाता है, लड़की के घर वाले बहुत इंटरफेयर करते थे जी, इसलिए हुआ। और लड़की वाले कहते थे हमसे तो दहेज मांग रहे थे जी। हालांकि ना दहेज मांगा गया है, ना लड़की के घर वाले इंटरफेरेंस कर रहे थे। और जहां तक है कि महिला की दुश्मन, अगर सास ननद देवरानी जेठानी के झगड़े हो ना, तो घर टूटते नहीं है, उससे झगड़े रहते हैं, लेकिन जहां पति पत्नी के बीच में दरार आ जाती है, घर वहां निश्चित है टूटना, वहां घर टूटते ही टूटते हैं। आज की लड़कियां ये सवाल सुनेंगी तो यही सोचेगी कि इस इंटरव्यू में ये इतनी बातें कैसे पुरानी की जा रही है। ये हमने ये बातें इसलिए पूछी है कि ये ना ये पुरानी नहीं है, लेकिन जो ख्यालात हैं हम सब बनाते हैं, हमने जो अधिकार तय किए हैं उन अधिकारों के प्रति हम सोच तो रहे हैं, लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन, क्योंकि वो हमारे, देखो मैं फिर बताती हूँ आपको, मेरा एक ही है कि हम कितने भी आयोग बना दें, कितने भी कानून बना दें, कितना भी उनके लिए महिला थाने खोल दें, कचहरियों में उनके लिए अलग से फैमिली कोर्ट बना दें, कुछ बना दें, उन सब के पीछे काम हमारी मानसिकता करती है। अगर हम अपनी मानसिकता बदलने की रखते हैं गुंजाइश, जैसे अब कोई लड़की बाहर जा रही है, ठीक है, मैं मानती हूँ फिजिकल कंडीशन महिला की और पुरुष की दोनों की अलग अलग है, उस नाते शायद महिलाओं के ऊपर यह पाबंदी थी कि गैर वक्त जाओ ही मत। मानसिकता पर तो किसी का वो है नहीं, और पहले छूट भी इसी तरह से भी लड़का तो लंगोटिया धन है, क्या है ना, लड़की का डर है। अरे लड़की का डर तुम्हें है, तुम्हारा लड़का जो बाहर करके आएगा वो किसी लड़की के साथ ही तो करके आएगा। ये मानसिकता कानून से बदली भी है, क्यों कि जब कर दिया कि रेप जो कल्प्रिट होगा उसको सजाए मौत तक हो सकती है। अब माँ को ये भय सताने लगा है कि अगर मेरा लड़का कुछ ऐसी वैसी हरकत कराया तो ये भी दिन देखने को पड़ सकता है, तो वो बेटे को भैया लड़कियों के मुँह मत लग, तू तो सिखाने लगी है ना माएँ आजकल। तो ये कानून का लाभ हुआ, लेकिन कानून का लाभ के अलावा माँ ये भी तो कह सकती है बच्चे को, देख बेटा किसी भी लड़की से अगर तुझे प्रेम भी है तो एक मर्यादा में रह, यूज एंड थ्रो मत रख जी, खिलवाड़ मत कर किसी के जीवन से। अगर तुम्हारी नहीं भी निभ रही है तो आप इज्जत के साथ भी तो अलग हो सकते हैं, एक दूसरे पे कीचड़ उछालने से थोड़ी कुछ हो सकता है जी। लेकिन ये माँ सिखाने में कामयाब नहीं रही या उसने सिखाने की कोशिश नहीं की, तो कानून का सहारा लेना पड़ा, और कानून का सहारा लिया तो मानसिकता चेंज। पर ये भी हम एक ऐसे संक्रमण काल से गुजर रहे हैं जो कि हमारे साथ हमारी सामाजिक मान्यताएं भी हैं और कानून भी है। तो कानून अपना काम कर रहा है और इधर से सामाजिक मान्यताएं धीरे धीरे बदल रही है, वो बहुत स्लो प्रोसेस है। तो महिला दिवस एक ये काम करता है कि उन रूढ़िवादी परंपराओं से जो लड़कियों को बिल्कुल एक आधार और अधिकार विहीन जीवन जीने को मजबूर किए थे, उससे बाहर निकल रहा है समाज जी। और हर चीज़ के फायदे और नुकसान होते हैं कि वो मान्यताएं जो थी वो थी कि भाई घर में घर बसाना है, किसी भी कीमत पे बसे, चाहे वो लड़की की कॉस्ट पे बसता है, बसना चाहिए और इज्जत रहनी चाहिए। लड़की बाहर से कोई भी किसी की शिकार हो जाए और एक प्रेगनेंसी भी ले आए तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। आज भले ही हो गया कि अनमैरिड लड़की अगर माँ बन गई है तो आपको कानूनी कोई भी वो नहीं है, आप अकेली उसको अपना नाम दे सकती हैं,
लेकिन क्या हमारा समाज इसको अभी स्वीकार कर पा रहा है? हायर क्लास में तो बहुत जल्दी चीज़ें स्वीकार हो गई, कुछ हैं फिल्म इंडस्ट्री में भी हैं, बाहर भी हैं, इधर उधर हैं कि ये हो रहा है, लेकिन क्या आम आदमी इस चीज़ को अभी स्वीकार कर पा रहा है? कितना भी पढ़ा लिखा हो, कितने भी जिम्मेदार पोस्ट पे बैठा हो, लड़की बैठी हो, लड़का बैठा हो, क्या इस चीज़ को सहन कर पाते हैं वो कि अगर ऐसा है, हमारे घर की लड़की अगर अनमैरिड माँ बन गई है तो उसके पिता भाई नहीं स्वीकार कर पाते, वो महिला अपना अलग एक इंडिपेंडेंट जीवन जीती है तो जीती है। तो इन चीज़ों से हमें निपटना होगा। दोस्तों, डिजिटल मीडिया में अभी एक ही बात हो रही है कि कंटेंट आपका अच्छा है तो आप उसको ज़रूर लोगों तक जोड़ने की बात रख सकते हैं। राज न्यूज़ के इस सेगमेंट में हम जितने भी शख्सियत से अभी तक आपके साथ जुड़े हैं, इनमें से ये शख्सियत थोड़ा अलग इसलिए हैं क्योंकि इनकी विचारधारा एक आम महिला से हटकर हैं। ये समाज के प्रति जो सोचती हैं वे करके भी दिखाती है। टेलीफोन पर आपने शायद इनकी आवाज़ कभी सुनी नहीं होगी। ये इतने बोल्ड अंदाज में बोलती हैं कि सामने वाला व्यक्ति एक बार सोचने पर मजबूर हो जाता है। थोड़ा सा हम दीक्षा जी के बारे में हटकर बात कर लेते हैं। जब चूल्हा चौका और घर परिवार के काम होते हैं और इनके साथ साथ में समाज के प्रति, खुद के बारे में और फिर करने की, ये सब इतना सोचने का वक्त हर किसी को मिल नहीं पाता है। दीक्षा जी इन सब में से हटके कैसे हैं? और बीते कुछ सरकारों के दौर की हम बात करें तो दीक्षा जी के ऐसे कई उदाहरण हैं जो हमने चर्चा में हमेशा देखे हैं। देखो, सरकारों का ज़्यादा तो सरकारें तो आएंगी जाएंगी। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को तो ऐसा भी नहीं है भाई मैं किसी एक को वोट डालती हूँ तो इसका मतलब मेरा उसको समर्थन है। अब मुझे किसी पॉलिटिकल पार्टी से जोड़ भी सकते हैं और नहीं भी, क्योंकि मैं किसी की कोई ना तो पदाधिकारी हूँ ना मैं किसी की ब्लाइंड समर्थक भी नहीं हूँ। गलत हमने यहाँ ये सवाल इस रूप में कहा है कि समाज में जो कुछ एक्टिविटी होती है वो बीते कुछ सालों में दीक्षा जी के उन एक्टिविटी को देखें तो ऐसी कुछ एक्टिविटी हुई है जो सोचने पर मजबूर करती है, यानी कि एक बहुत होनेस्टली उसमें आपने अपनी सेवाएं दी है। हाँ, नहीं मैं ऑनेस्टली, क्योंकि ये मेरा शौक है, कोई ज़रूरत नहीं है मेरी। एक अब देखिए, हम आपका सवाल फिर रोक लेते हैं। बीते वर्ष की बात कर लेते हैं। हाँ जी। बागेश्वर धाम यहाँ आए और जब उनके लिए सपोर्टर्स के रूप में बात हो रही थी और विरोध प्रदर्शन किए जा रहे थे तो दीक्षा भार्गव वहाँ पे भी मौजूद थी। उसके ठीक पहले 1-2 साल पहले की बात करें और एक बहुत बड़ा घटनाक्रम उदयपुर में हुआ तो उस दौरान भी दीक्षा भार्गव बिल्कुल बुलंद आवाज में अपनी टीम के साथ में मौजूद थी। तो ये सब घर परिवार के साथ ये इतना मैनेज कैसे हो जाता है? इतना कैसे? कुछ आपके शौक होते हैं जी जो आप पूरे करते हो। किसी को सिनेमा देखने का लग जाता है, किसी को किटी पार्टी में जाने का लग जाता है, किसी को शॉपिंग का लग जाता है, किसी को चुगली का भी लगता है। और मुझे ये शौक लगा हुआ है। तो क्या घर में बैठे बैठे ये सोचना मजबूर हो जाता है कि नहीं नहीं ये समाज के साथ गलत हो रहा, मुझे बाहर जाना चाहिए, मुझे खड़ा होना चाहिए? बिल्कुल होता है। मेरे तो घर में हमारे पति पत्नी के बीच में आप कभी बात करते देखो तो हमें मतलब इन्हीं चीज़ों पे बात करते, भाई ये गलत है, ये ठीक है। मेरे उनकी बहस बहुत होती है। कुछ मुद्दों पे वो अपनी वो करते हैं, कुछ पे मैं करती हूँ। रिजल्ट क्या निकलता है फाइनल? रिजल्ट तो फिर कुछ नहीं निकलता। रिजल्ट अपनी अपनी बात लेके दोनों, भाई ठीक है तुम अपने ढंग से काम करो, मैं अपने ढंग से कर रहा हूँ। ये होता है हमारे बीच में। तो दीक्षा जी के 2 बेटे हैं और दोनों फॉरेन में अच्छी जॉब कर रहे हैं। एक परिवार के प्रति जो जिम्मेदारी माता पिता की होनी चाहिए वे तो दीक्षा जी निभा रही, लेकिन समाज के प्रति जो रोल है वो अपने आप में लाजवाब है। इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। मेवाड़ की बेटियां बड़ी तारीफ़े काबिल होती है, जो भी करती है यूनिक करती है और ऐसा कुछ कर जाती है जिसका दूर दूर तक हमेशा ही उदाहरण बन जाता है। दीक्षा जी बीते कुछ वर्षों के अगर मेवाड़ के उदाहरण देखती हैं तो मेवाड़ को कहाँ पाती है, कितना पाती है और खुद को कितना सशक्त महसूस करती है? मेवाड़ बहुत शालीन, सभ्य और शौर्य से भरपूर लोगों की ज़मीन है। चाहे महिला है चाहे पुरुष है, ये बहुत शांति प्रिय लोगों की जगह है। मुझे अभी 2-3 साल से जो यहाँ घटनाएं बढ़ने लगी हैं ना, उनका आभास मतलब मैं पता नहीं जैसे हवा को पहचानती हूँ। मैं कहने की थी आजकल उदयपुर की आबो हवा खराब होती जा रही है, उदयपुर बिगड़ता जा रहा है। मुझे तो क्या लगता है आपको बिगड़ता जा रहा है? पता नहीं, मैंने कहा मुझे कुछ लगता है उदयपुर में अब कुछ अच्छा नहीं हो रहा। थोड़े दिन बाद वो कन्हैया मर्डर केस हो ही गया। ये एक कुदरती मेरे अंदर एक आता है कुछ ख्याल कि अब
ये पलटने वाली है बाजी। मेवाड़ में मैं जिस वक्त आई ना, जिस रोज़ मैं मेवाड़ में कदम रखा जी। फरवरी का महीना था, अकेली थी। सन कौन सा था वो? सन 88 था जी। 25 फरवरी सन 88 था। मुझे सूखे पत्ते और सुनसान सी ये सब गलियां में बड़े रंगीन माहौल से आई थी, पर मुझे कोई चीज़ यहाँ पराई नहीं लगी। मैंने स्टेशन से एक ऑटो को लिया, मुझे ये भी एग्जैक्ट नहीं मालूम था कि मुझे कितने नंबर घर में जाना है। मैंने उसको कहा, मैंने कहा देखिए उल्टा भी हो सकता है और ये एज इट इज़ भी हो सकता है। तो कहता चलो जी मैं आपको दोनों जगह ले चलूँगा, जहाँ आपका होगा वहाँ छोड़ दूँगा। ससुराल जा रही थी आप? हाँ, मैं ससुराल शादी और करके, पता नहीं मालूम था? शादी करके मेरे जी। हस्बैंड पोस्टिंग 18 दिन पहले यहाँ आ गई थी जी। शादी से। तो ये यहाँ ज्वाइन करके शादी करने गए, शादी करके ज्वाइन करने आ गए। मैं बाद में आई थी, मैं फिर बाद में। और आप अकेली थी? मैं अकेली थी। तो अब कोई हंसेगा इस बात पे कि कोई अकेली नई लड़की को भी देखिए ये नंबर ऐसा भी हो सकता है, वो भी ऐसा हो सकता है। पर उस ऑटो वाले ने जो जवाब दिया, कहता चलो मैं आपको जहाँ आप कहोगे वहाँ छोड़ दूंगा और 5 रुपये लूँगा। अब 5 रुपये कोई बड़ी बात नहीं थी जी। रेलवे स्टेशन से मेरे घर तक छोड़ने के लिए बेचारे को 1 से 2 जगह भी जाना पड़ सकता था। जी। मैं उस दिन समझ गई कि ये ज़मीन शायद मेरे लिए जी बहुत मुनासिब जगह है। हालांकि पति का प्रेम अपने नेटिव प्लेस के प्रति था कि भाई मैं वहीं जाऊंगा, बाद में मकान भी वहीं था, सब कुछ वहीं था, परिवार वहाँ था। लेकिन मुझे तो सब कुछ उदयपुर में ऐसा लगा हर व्यक्ति जैसे मेरा अपना है। आज भी मैं कहीं उदयपुर की किसी जगह चली जाऊँ, मुझे लगता है अरे अच्छा कोई चीज़ कभी यहाँ गैर लगी नहीं, और यहाँ के लोगों ने मुझे गैर समझा भी तो नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं एक तरफा प्रेम नहीं, ये मुझे सामने से प्रेम मिला तो मैं ये दे पाई बदले। जी। जिन परिवारों ने मुझे यहाँ रिसीव किया था, बड़े प्रेस्टिजियस परिवार हैं यहाँ के। फर्स्ट डे जब मुझे रिसीव करने आए वो लोग, तो उन लोगों का प्रेम आज भी किसी बहन बेटी के प्रति जैसा होता है, मुझे आज भी यूं कहीं मिलता है वो। जी। और किसी कास्ट का नहीं, स्पेशल कितने समाज के लोग जो हैं जिनके घरों में मैं, चाहे वो जैन समाज है, चाहे वो राजपूत समाज है, ब्राह्मण समाज है, सिख समाज है जिसकी मैं बेटी भी हूँ जी, और चाहे मेरी ससुराल का समाज है, इन लोगों ने मुझे एक दिन भी परिवार का अभाव नहीं महसूस होने दिया। तो मैं उदयपुर को क्यों नहीं अपना मानूंगा। देखो क्या है कि हम भागते हैं नौकरियों के पीछे। जी। कुर्सी पर बैठकर एसी की पंखे की हवा में अपन बैठ कर के बस सुबह आए और शाम तक वहाँ जो काम हो नहीं होने, तनख्वाह अपनी पक्की होनी चाहिए। इस भावना से बाहर निकलना पड़ेगा, और इससे निकलने के लिए सबसे ज़रूरी कि जो हमारे पेरेंटल प्रोफेशंस है ना, जी, जी। जो टेक्निकल हुनर है हमारे पल्ले, जी। उनको हमें पुनर्जीवन देना होगा। अपने पेरेंटल प्रोफेशंस को हमें फिर से अडॉप्ट करना होगा और नई तकनीक के साथ करना होगा। जी। एक लोहार के बेटे को लोहे का क्या चीज़ है जो नहीं बनानी आती थी, और जो वो बनाते बनाते क्या नई क्रिएशन नहीं करते थे। ऐसे थोड़ी सभ्यता का विकास हो गया, एक छोटी चीज़ से शुरू होकर बड़े तक आए। और अगर हम आज भी इन चीज़ों को दोबारा से अडॉप्ट करते हैं तो कोई कारण नहीं है कि हम इसमें अपनी नई तकनीक डेवलप करके आत्मनिर्भर जीवन जीने के कगार पे फिर ना। जैसा कि कोविड के 2 फेज में भी हमने देखी ऐसे कई उदाहरण हैं। टेक्निकल लोगों की तब भी डिमांड रही। आपका आरओ खराब हुआ अगर, तो आपको जरूर टेक्नीशियन की पड़ी, आपने सबको छोड़ दिया। हाँ। लेकिन अगर आपके घर की बिजली खराब हुई, इलेक्ट्रीशियन को आपके घर आना ही पड़ा। उसके लिए स्पेशल पास इशू किए गए उन लोगों को। जी, जी। तो अगर हम उस वक्त इन चीज़ों के साथ जुड़े हुए अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे थे, तो क्या कारण है कि हम सामान्य जीवन में अपना नई सुरक्षा महसूस करें। हम नौकरी के पीछे क्यों भागे। हम अपने स्टार्टअप, अभी मोदी जी ने किया, ये बड़ा अच्छा काम किया है इन्होंने, कि स्टार्टअप ये कि जो भी काम में आपकी रुचि है, किताब पढ़ने में अगर रुचि नहीं है, बच्चे को जबरन आप परसेंटेज के लिए उसका बचपन बिगाड़ रहे हो। 2-2, 3-3 साल के बच्चों को आप स्कूल भेज रहे हो। आप भेजो, बच्चों को स्कूल भेजना है, उसको जमा गुना घटा भाग ये सब सिखाना है अपने को, लेकिन आप उसके टैलेंट को पहचानना सीखो। टीचर खाली सिलेबस पूरा कराने तक सीमित हो गए हैं आजकल, क्योंकि उनके ऊपर इतना बर्डन है। जी।
वो भी मजबूर हैं। जी अध्यापक वर्ग भी बहुत मजबूर है। उनको कोर्स पूरा हो जाए, कितना % आ गए बच्चे के वो ठीक है, पर गुरु को गुरु बनना होगा, फिर से गुरुत्व फिर से डेवलप करना होगा। उसके लिए बच्चे के टैलेंट को पहचान के उसे उस लाइन में भेजना, ये हमारा गुरु धर्म निभेगा। और ये इसके लिए हमारे गुरुओं को इस चीज़ का चैलेंज है उनके सामने, ये कि इस बच्चे को किस तरह से हमें करना है। अच्छे लोगों की तरफ तो, अच्छे बच्चे जो हो जाते हैं उनको तो सब ये मेरा स्टूडेंट है, मेरा स्टूडेंट है। अरे जो कमज़ोर रह गया उसकी तरफ कौन उंगली करेगा, ये मेरा है। अब इस आपाधापी का और इस जीवन का हम देखते हैं तो बहुत बड़ा पार्ट हमारे करियर पे हम लगाते हैं, लेकिन दीक्षा जी अगर नई जनरेशन को लेकर उसके साथ में ये समाज की कंट्रीब्यूशन को देखते हैं तो इसको कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है? मैं कह रही ना, नई जनरेशन का एक तो टैलेंट अपने को पहचानना होगा। दूसरी बात, हमें केवल ये नहीं कि सफ़ेद पोश कामों में ही हमें जाना है, हमें टेक्निकल कामों को अडॉप्ट करना होगा। उससे क्या होगा कि उन नौकरी के लिए जो ये निकलते हैं, आपके फॉर्म निकलते हैं और आप भरते हैं, फिर पेपर लीक हो जाते हैं, फिर ये एग्ज़ाम होते हैं, कितने दिन लगे रहते हैं। मैं कहती हूँ ये जस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम है और कुछ नहीं है। जब वहाँ भीड़ कम हो जाएगी ना तो पेपर लीक होने की समस्या भी कम हो जाएगी। जी पेपर लीक क्यों हो रहे हैं? क्योंकि भीड़ ज़्यादा है, वैकेंसीज कम है, उसके लिए हर आदमी ब्लैकमेल हो रहा है। लेकिन कहीं न कहीं आप मानते हैं कि इसके पीछे जो सिस्टम जिम्मेदारी लेकर लगा हुआ है उसकी भी कहीं न कहीं हम दोस्त मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। पहले तो ऐसा सब चीज़ें नहीं होता था। पहले भीड़ कम थी ना इधर जाने वालों की, अब सब नौकरी के पीछे भाग रहे हैं। आपको नहीं लगता है कि इसमें जितना शॉर्टकट हमने सोचा वही हमारे लिए परेशानी का कारण बन गया? बिल्कुल, हमने शॉर्टकट अपनाया तो शॉर्टकट में तो फिर अब देखो, रास्ते खूबसूरत हो, मंजिल खूबसूरत होना तय है, लेकिन रास्ते आप शॉर्टकट रखोगे तो ज़रूरी नहीं है मंजिल खूबसूरत होगी आपकी। मंजिल कहीं भी हो सकती है। आप ओवरनाइट अमीर बनने का सपना तो देखते हैं, लेकिन जब नहीं बनने पाते और गलत कदम उठा लेते हैं तो मंजिल क्या होती है। और उसके अलावा गलत ढंग से अगर पैसा आपने कमा भी लिया तो हमारे यहाँ एक चीज़ कही है कि अगर शॉर्टकट तरीके से लक्ष्मी आई है तो सरस्वती का साथ छूटना तय है, और जब सरस्वती का साथ छूटेगा तो लक्ष्मी आपके लिए दुखदाई होगी, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। हम जो है ना, आदतवश ये कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, समय का अभाव नहीं है। जी मैं उन लोगों को भी जानती हूँ जो जॉब करके आते हैं, टिप टॉप उनके घर रहते हैं, फर्स्ट क्लास उनके घर में खाना पीना होता है, नौकर चाकर भी नहीं है। मैं ऐसे विदेशों में मैं जाती हूँ, टाइम मैनेजमेंट की बात टाइम मैनेजमेंट की बात है, और उनका हर काम। हमारे यहाँ क्या है, धोबी कपड़े प्रेस करके देता है, घर में भाई आके झाड़ू पोछा बर्तन कर जाती है जी। जी, तो खाना बनाने वाले भी मिल जाते हैं, ठीक है, और कपड़े वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं जो वहाँ भी धुलते हैं। हम केवल अपनी आदत से मजबूर हैं कि हम जो करना चाहते हैं वो कर लेते हैं, उसके लिए समय भी निकाल लेते हैं। जो नहीं करना चाहते उसके लिए बना यार टाइम ही नहीं मिलता, क्या करें जी। के काम ही इतने होते हैं। अरे घर के काम मेरे भी घर में देख लो, ऐसा कोई काम तो नहीं, खाना मेरे घर में बनता है, बाई नहीं आती, झाड़ू पोछा बर्तन मेरे घर में भी होता है ना। जी जी। और मैं कोई रेडीमेड खाना नहीं घर में लाती, कभी बाहर जाके नहीं खाते ऐसा मैं नहीं बोल रही, हम कई बार जाते हैं बाहर खाते हैं, लेकिन कभी घर में ऑर्डर करके मैंने बाहर से खाना नहीं मंगाया। चाहे मैं जॉब में थी तब भी मेहमान नवाजी में आज भी ईश्वर की कृपा है, बिना इन्फॉर्मेशन के मेरे पास कितने भी लोग कभी भी आ गए। शाम के वक्त बिना खाना खाए कोई जाएगा ही नहीं, और अगर शाम का सुबह रुका हुआ है तो कभी हमें ये नहीं लगा कि हम इसको बिना खाना खाए भेज दें, क्योंकि हमारे तो समय ही नहीं है। जी। ये ईश्वर की मेहरबानी है मेरे ऊपर, क्योंकि मैं इस चीज़ में अपने आप को परेशान महसूस नहीं करती। आप किस चीज़ में मानसिक रूप से त्रस्त होते हैं उस चीज़ के लिए आपके पास समय होगा ही नहीं कभी। तो समाज की हर महिला, हर पुरुष, हर बच्चा इस जिम्मेदारी से जुड़ सकता है, और अपनी अपनी जिम्मेदारी जब हम सब निभाएंगे ना तो कोई कानून बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप ही कानून हो जाते हैं। ये सामाजिक नियम। हमें अब ये बताइए कि अभी ये होली का त्यौहार आएगा, होली के बाद एक शीतला सप्तमी का त्यौहार आता है। जी जी। शीतला सप्तमी के त्यौहार के दिन किसी घर में अग्नि नहीं जलती, वो ठंडा खाना खाने का बिल्कुल त्यौहार है। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। जो लोग स्मोकर्स हैं, चेन स्मोकर हैं, उनसे अगर सिगरेट बीड़ी छोड़ने के लिए कहो ना तो घर में चिल्ल पुकार मच जाएगी और हंगामा खड़ा, मैं तो रुक ही नहीं सकता। लेकिन मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ कि शीतला सप्तमी के दिन वो बीड़ी सिगरेट नहीं पीते। क्यों? कि उनको एक भय है कि माता जी रूष्ट होगी तो घर परिवार में हाथ हो जाएगा। क्या बात है, ये बहुत सुंदर जवाब है, और इसकी तारीफ जितनी की जाए उतनी कम होगी।
लेकिन ये ज़रूर है कि हम चाहें तो हर नियम को समाज के प्रति बना सकते हैं। वो अलग बात है कि हम उसको फॉलो नहीं करते हैं। ऐसे कई सुंदर उदाहरण हैं जो दीक्षा जी के जीवन में हम खुद देखते हैं। और दीक्षा जी वो बोल्ड मेवाड़ की महिला हैं, वो बोल्ड लेडी हैं जो अपने अंदाज में जीवन को जीती हैं। हम इस बात को थोड़ा सा और डीपली सोचते हैं तो अगर मेवाड़ में इतनी जब समस्याएं हैं, इतने सब कुछ हम देते हैं, तो अगर हर महिला इस तरह की बात से जुड़े तो ज़रूरी है कि उसमें आर्थिक संबल ही देना पड़े। कई हद तक तो हम मानसिक रूप से वैसे भी सहयोग कर सकते हैं। मैं अर्थ में क्या कर रही हूँ, मैं किसी के घर में रुपए तो बांटने जा नहीं रही जी, कुछ नहीं कर रही जी। मैं सिर्फ उसको एक मानसिक संबल देती हूँ कि तू यहाँ कमजोर पड़ रही है ना, चल खड़ी हो, तुझे सिलाई करना आता है, चल मेरे ही ब्लाउज सिल दे, मैं तुझे पैसा दूंगी, 4 लोगों को और बताऊंगी, वो करना शुरू कर देगी। मशीन नहीं है तेरे पास? जी, जी। मशीन तुझे मैं दिला देती हूँ। जी, जी। इतना सा करती हूँ। मैं अपने पल्ले से नहीं दे पा रही मशीन, मैं किसी ऐसे धनी को जो कुछ दान करने से भी देख, एक काम करे, इसको एक मशीन दिला दे, ये सिलाई करेगी, दे दे। जी। अब मैं तो जेल के कैदियों को, दुनिया कहती है अपराध करके आए होंगे, अपराध करके मैक्सिमम लोग उनमें थे जिनसे किसी कारणवश अपराध हो गया। आपकी माँ बहन को कोई गालियाँ दे रहा है और आपने उसकी गिरबान पकड़ के घूसा लगाया और वो मर गया, आप तो आजीवन कारावास में आ गए ना, आपका परिवार बर्बाद हो रहा है पीछे। जी। पर वो क्षणिक आवेश और जो हर आदमी करता है, हम कहते हैं ना दुश्मन को नहीं छोड़ेंगे, जो हमारी तरफ आंख उठाएगा उसकी आंखें निकाल लेंगे, ये चीज़ें हमें शौर्य भी तो सिखाया जाता है। किसी का गुलाम नहीं बनना, किसी का गलत बात को नहीं सहन करना, ये भी तो हमें सिखाया जाता है ना। तो उसी में वो अपराध करके आ गया। आप किसी को किस निगाह से देखते हैं, ये आपकी सोच जो है ना, ये आपको काम करने को मजबूर कर दी। अब किसी को सड़क चलते चोट लगी, अब जैसे 97 की घटना है, एक बच्चा सड़क पे कीचड़ में पड़ा हुआ, लोगों की भीड़ जुटी हुई, भीड़ देख के मेरी आदत है कि ऐसे कहीं होता है ना कुछ, तो मैं रुक जाती हूँ। रुका, देखा तो लोग उसके वो पैर में से कुछ वाइट, वो पत्थर की, मैंने देखा ये पत्थर तो है, ये तो हड्डी है, लोगों को पीछे कर दिया और मैंने कहा इसको कोई छेड़ेगा नहीं, तो थोड़ा सा एक कड़क आवाज़ में बोली तो लोग पीछे भी हट गए। वो बेचारा लेबर क्लास का 13-14 साल का बच्चा था। अब उस बच्चे को हॉस्पिटल ले जाने के लिए कोई मुझे ऑटो रिक्शा कोई कुछ नहीं मिले, वो एक ट्रक से एक्सीडेंट हुआ था। और पुलिस का ये है कानूनी दाव पेच में हमें कोई घसीटेगा, गवाही के लिए जाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। मैंने कहा जो होगा सो देखा जाएगा। कोई जब नहीं रुका तो इधर हिरण मगरी की तरफ से पुलिस की एक जीप चली हुई आ रही थी। मैं उस जीप के सामने यूँ हाथ करके खड़ी होगी, बीचों बीच सड़क है। उन्होंने जीप रोकी और बोले क्या हुआ? मैंने कहा इस तरह से एक मामला है, ये हॉस्पिटल चलना है। कहते आपको साथ चलना पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है। मेरा 2 साल का बच्चा मैंने अपने हस्बैंड के पास छोड़ा, हस्बैंड पीछे आए। 2 साल का बच्चे को आप कैसे छोड़ सकते थे? लेकिन मैंने छोड़ा उसको भी और मैं पुलिस के साथ हॉस्पिटल। ये कौन से सन की घटना है? ये सन 97 की बात है जी। 2 अगस्त 97 मुझे याद है जी। मैं हॉस्पिटल गई, अब कहाँ जाऊँ, इमरजेंसी में आप जानते ही हैं। मैं एक डॉक्टर BL कुमार साहब हुआ करते थे हॉस्पिटल में, वो मेरे परिचित थे। तो मैंने देखा उनकी ड्यूटी हो गई, मैं गई उनके चैम्बर में सीधा घुसी और मैंने कहा डॉक्टर साहब मुझे पहचानते हो? और हंसने लगे, कहते कैसी बातें कर रही हो, आप मुझे पहचानती हो, मैं आपको क्यों नहीं पहचानूंगा? तो मैंने कहा फिर खड़े हो जाओ आप। बोले क्यों, क्या हुआ, क्या है? मैंने कहा इस तरह से बात है और आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी। तुरंत खड़े हुए और उस केस का 8 महीने इलाज, उसके घर में खाने को भी अभाव था, उसका घर खर्च भी चला, उसका पिता तो था ही नहीं, वही मजदूरी करके लाता था। माँ इतना घूंघट निकाल के रोना शुरू कर दिया, माँ को बाहर किया पहले। मैंने कहा रोने के लिए जगह नहीं है, मेरे को काम करने दो। उस लड़के के 2 बार ऑपरेशन यहाँ हो गए, एक बार उसे अहमदाबाद लेके जाना, ब्लड की जरूरत पड़ी वो भी दिया, उसकी खुराक का भी इंतजाम किया। ये नहीं है कि मैंने अकेली ने किया, मैंने एक कदम उठाया, समाज ने मेरा सहयोग किया। लोगों ने पूछ के मुझे आपको किस चीज़ की ज़रूरत है इस बच्चे के लिए? दवाई वाले, मेडिकल स्टोर वालों ने, हॉस्पिटल के डॉक्टर और स्टाफ ने, आर्थिक दानियों ने, जो दवाई में उसके में सहयोग कर सकते थे वो। मैंने कहा तुम सीधे दुकानदार को पैसा दे दो, ये दवाइयाँ हैं। हुआ, बच्चे का इलाज हो गया, अपने पाँव पे चल गया। आज मुझे ये भी नहीं पता वो बच्चा कहाँ गया, मुझे याद भी नहीं आती कभी कि मैंने ऐसा किया था, वो चला गया। किया था मैंने क्योंकि वो मेरा अपना शौक था जी। मैं उससे कोई बदला नहीं चुकाना चाहती थी। ऊपर उसका ईश्वर जो है ना, उसके घर हिसाब होता है सबका।
उसके कुछ दिन बाद जो है ना 2002 में फिर मेरे बच्चे का एक्सीडेंट हो गया और उसकी ये 2 उंगलियां कट गई। रोता पाया तो मैंने देखा ये तो बहुत बुरी हालत है, उसको लपेटा, हॉस्पिटल ले गई। फ़ोन मेरे घर का ख़राब, साहब के ऑफिस में फ़ोन पर संपर्क ही नहीं हो पाया। अकेला मेरा घर था, सामने मेरे 2 पड़ोसी थे, जोर से चिल्लाई। मैंने कहा डॉक्टर साहब, बोले जी। मैंने कहा बाहर आओ। तो बाथरूम में थे बेचारे, आधे अधूरे कपड़े अपने फिर से पहन करके। बोले क्या हुआ? मेरे कहा हॉस्पिटल चलो फटाफट। उन्होंने कहीं से ऑटो लाए पकड़ के, जंगल में घर था ये तो, और बच्चे को ले गए। फादर जब तक आया तब तक तो बच्चे को ऑपरेशन थिएटर में ले जा चुके थे, शाम के 6 बज चुके थे जी। और उस बच्चे को इमरजेंसी से जब वार्ड में शिफ्ट करना पड़ा, मैं वार्ड में गई। मैंने कहा देख के आऊँ कोई बिस्तर अरेंज हो सकता है कि नहीं। वार्ड के जो सुपरिटेंडेंट थे ना, वो खड़े हुए, मिस्टर बीरवाल थे जी। बोले मैडम आज कैसे आए हैं? उन्होंने उस वक्त मुझे उस बच्चे के साथ काम करते हुए देखा था, बहुत हेल्प की थी उन्होंने सो। जी जी। मैंने कहा आज मैं अपने बेटे को लेकर आई हूँ और मुझे एक बेड की ज़रूरत है। कहते यहाँ से यहाँ तक ये सब बेड खाली पड़े हैं, आप कोई सा भी हाथ रख दो। मैंने कहा चद्दरें वद्दरें थोड़ी सी ठीक नहीं है। बोले मैंने सिर्फ आपको बेड पसंद करने के लिए, आप जगह कौन सी चाहिए आपको? मैंने कहा ये खिड़की के पास है, ये दे दो। बोले ठीक है आप बच्चे को ले आओ। मैं जब तक आई, गर्ग साहब बिल्कुल साफ सुथरी चद्दर, गद्दा, तकिया, ब्लैंकेट मेरे बच्चे के लिए बिस्तर पे तैयार था। मुझे किससे चाहिए कुछ जी कि वो उस दिन की मदद की हुई मेरे कितने, आज मेरी कोई मदद करने को बिना मांगे मदद दे रहा है मुझे। जी। ये होती है ईश्वर कृपा। जी। तो देखिए दोस्तों, ये है दीक्षा भार्गव मैम, जो समाज के प्रति अपनी एक अलग सोच रखती हैं और सामाजिक जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए, हम सभी को समाज के प्रति क्या एक होकर काम करना चाहिए, ये सभी बातें इनमें देखी जा सकती है। समाज में किसी भी तरह की बुराई है तो उस बुराई को मिटाने के लिए हम सभी का क्या कर्तव्य है, ये भी आप इनके द्वारा बेहद संजीदा तरीके से समझ सकते हैं, या यूँ कह सकते हैं कि बेहद उस लैंग्वेज में समझ सकते हैं जहाँ पर हम किसी एक आर्मी मैन के तरह लोगों को स्ट्राइक करते हुए, लोगों को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस के साथ में देखते हैं। और दीक्षा जी की यही बात हमें इस इंटरव्यू के लिए यहाँ तक खींच लाई है। आगे भी हम बात करेंगे मैम से, लेकिन आज इस महिला दिवस के विशेष अवसर पर हमने मेवाड़ की बात में आपसे जो इंटरव्यू किया है, ये मेवाड़ के ही नहीं बल्कि देश के उस नारी समाज के लिए बेहद खास हैं, जो अपने आप में अभी तक अलग सोच रखती आई हैं। यानी कि या तो खुद के लिए जी लो, या फिर परिवार साथ, या फिर परिवार तक सिमट कर रह लो, लेकिन परिवार और खुद के प्रति जो कुछ हमारी जिम्मेदारी है उसके साथ साथ समाज के प्रति भी एक अहम रोल आप इनके साथ देख सकते हैं। ये भले ही अपने परिवार के साथ उदयपुर में रहती हों, लेकिन समाज के हर पहलू के साथ, हर समस्या के साथ अपना जुड़ाव रखती हैं और इसीलिए इनको एक अलग ही नज़रिए से यहाँ देखा जाता है। इनकी एक बोल्ड छवि समाज के प्रति इसलिए भी है कि ये समाज में कभी किसी चीज़ को गलत होते हुए बर्दाश्त नहीं करती है। सामाजिक बुराई तो छोड़िए, किसी भी अपराध के प्रति भी इनका बहुत बोल्ड अंदाज होता है। और ये बीते कुछ सालों के घटनाक्रम में इनकी जो ड्यूटी या इनका जो कर्तव्य है वो हमने उदयपुर शहर की सड़कों पर भी देखा है। आज हम इस अवसर पर मैडम से यही बात करेंगे, लेकिन आने वाले समय में हम मैडम से और भी इसी तरह के इंटरव्यू को लेकर के मुलाकात करेंगे। आप भी यदि महिला होने के नाते समाज में अपनी सामाजिक ड्यूटी देना चाहती हैं तो दीक्षा जी के साथ ज़रूर जुड़ाव रखिए, क्योंकि खुद के विशेष अधिकारों के साथ परिवार की तो देखभाल ज़रूरी है, लेकिन समाज के प्रति हमारी एक अहम ड्यूटी हो जाती है। इसके अलावा हम हमारे खुद के जो पुश्तैनी व्यवसाय है इसको यदि हम और भी बढ़ावा दें तो जिस तरह का समाज में अभी आर्थिक नुकसान हम देखते हैं उससे हम आने वाली पीढ़ियों को भी उभार सकते हैं। इसके अलावा आज आपने एक बात और भी कही है कि जो न्यू जनरेशन है उनको किस तरह से समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी देखी जानी चाहिए। ऐसी कई बातें हैं जो आपने हमसे साझा की है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ऑस्ट्रेलिया में जब ये
आज से करीब 1.5 महीना पूर्व थी, तो हमने इनको रिपोर्टर के अंदाज में भी वहाँ से देखा और राष्ट्र न्यूज़ पर प्राथमिकता से वे सभी स्टोरीज प्रभु श्री राम के प्रति जो मंदिर की जो थी वो चलते हुए भी हमने इन्हीं से सहयोग लिया था। तो मुझे लगता है कि महिला दिवस पर जो विशेष अवसर पर इस पर और कुछ बाकी तो नहीं रह जाता है। आगे आशा करते हैं इसी तरह से आपसे वक्त मिलता रहेगा, लेकिन आज जो वक्त दिया आपने उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। महिला पुरुष की जिस तरह से समाज में ये गाड़ी है, इस गाड़ी की जिस तरह से दो दूरी हम देखते हैं, तो हमको एक दूसरे के साथ मिलकर इसी तरह से चलना है। लेकिन समाज में किस तरह से अपराध को मिटाए जा सकते हैं, किस तरह से समाज में महिलाओं को एक सशक्त और बताया जा सके, किस तरह से उनके अधिकारों के प्रति और जन जागरण लाया जा सकते हैं, यही बात आज यहाँ की गई है। आप इस पूरे इंटरव्यू को देखने के बाद क्या सोचते हैं? राष्ट्र न्यूज़ पर जो इंटरव्यू आपको प्राथमिकता से देखने को मिला, इसमें क्या खास बात आपको लगी है? दीक्षा जी के प्रति समाज में इस तरह की सोच रखने वाली महिलाएं हों तो समाज की एक नई दिशा और दशा और भी तय की जा सकती है। अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए और अगले एक नए कंटेंट के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए